व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टार अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी की पार्ट बी से चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। बच्चों, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं एक चीज आपको बता दूं कि हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसकी जरा आप हायरार्की समझने की कोशिश करिएगा। पार्ट बी में सबसे पहले आपको यह पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। किस तरीके से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने बनाना होता है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम यहां पे चैप्टर नंबर 2 में क्या समझेंगे कि जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने प्रिपेयर करना सीखा था चैप्टर नंबर 1 में, उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, और इसके अलावा कौन कौन सी वो पार्टीज होती हैं जो कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में इंटरेस्ट दिखाती हैं, कौन कौन से आपके पास टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एग्जैक्टली अपने आप में मतलब क्या होता है। तो आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेसिकली अपने आप में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये काम किया जाता है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली अपने आप में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिस सिस्टमैटिक प्रोसेस की मदद से आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हियर? आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, इनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किया जाता है इन अ सिस्टमैटिक वे, सो दैट हम उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझ सकें और उन्हीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें या फिर इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें। तो अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूं तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिस सिस्टमैटिक प्रोसेस की मदद से हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझते हैं सो दैट हम उससे रिलेटेड इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें। आगे आप देखेंगे बच्चों कि जब आप किसी भी मतलब इसको बहुत ना ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़िएगा, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़िएगा। हम जब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उसके पीछे हर किसी का कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है बच्चों हमारे पास मैनेजमेंट। आप लोग ही मुझे बताइए किसी भी कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है? मैनेजमेंट के हाथ में होती है। कंपनीज जो कुछ भी पॉलिसीज फ्रेम कर रही हैं वो कंपनीज के लिए फेवरेबल है कि नहीं, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख जाता है। कंपनी ने जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बना के रखी हैं, अगर वो कंपनी के फेवर में जा रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अगर कंपनी की प्लान्स एंड पॉलिसीज प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही हैं तो हमारी फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे वो अच्छे नहीं निकल कर आएंगे। तो मैनेजमेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके क्या चेक करता है? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, हमारी लिक्विडिटी कैसी है। तो सबसे पहली जो पार्टी होती है वो होती है मैनेजमेंट, जो कि ये चेक करना चाहती है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और इससे वो अंदाजा लगा लेती है कि मैनेजमेंट ने जो कुछ भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बना के रखे हैं वो उनके सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। अगला जो आपका यूजर होता है बच्चों वो होता है शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं शेयर होल्डर्स किसी भी कंपनी में? सर, शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये वही लोग हैं जिनके पैसों से इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा है। तो कोई भी शेयर होल्डर जिसने उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है वो चेक करेगा प्रॉफिटेबिलिटी, वो ये चेक करेगा कि उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना सिक्योर है। तो ये सारी चीज़ें शेयर होल्डर पता कैसे लगाएगा? अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना सिक्योर्ड है, आपकी कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, ये सब चीज़ें आप उसके अंदर देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कैसे? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से। तो हमारा अगला पार्टी जो है जो कि इंटरेस्टेड होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में वो होते हैं शेयर होल्डर्स। तो मैं आपको बच्चों यहाँ पर ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पार्टीज हैं आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं क्रेडिटर्स। कौन है क्रेडिटर्स? सर, क्रेडिटर्स बेसिकली हमारे वेंडर्स होते हैं जो कि हम लोगों को क्रेडिट पे माल अवेलेबल कराते हैं।
अब एक क्रेडिटर का आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से क्या लेना देना, इसका जरा एक लिंक बैठाल के देखिए आप लोग। तो क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो कि हमें उधार में माल देते हैं। तो ये क्रेडिटर क्या करेगा, ये क्रेडिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके ये पता लगाएगा कि आप लोग शॉर्ट टर्म में कितने फाइनेंशियल साउंड हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल साउंड नहीं है तो ये क्रेडिटर आपको आगे से जाके उधार में माल देना बंद कर देगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल साउंड हैं तो ये क्रेडिटर आपको कंटिन्यूअसली उधार में माल की सप्लाई करता रहेगा। लेकिन ये डिसीजन कि मुझे आगे जाके माल सप्लाई करना है कंपनी को कि नहीं करना है, ये वो कहां से लेगा सर, वो लेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से। ठीक है, तो आप इस तरीकों से इन चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा कि ये जितनी भी पार्टीज आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। अगली पार्टी है मेरे पास लैंडर्स। अब ये कौन है, तो लैंडर्स वो लोग हैं जो कि आपको फंड अवेलेबल कराते हैं, आपको एक तरीके से फंड उधार देते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। तो लैंडर्स बेसिकली आपके एक तरीके से वो पार्टीज होती हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए फंड अवेलेबल कराती हैं। इन शॉर्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लैंडर्स बेसिकली हमें बोरोड फंड देखते हैं। तो जो लैंडर्स हैं अब ये क्या चेक करेंगे, लैंडर्स यहां पर ये चेक करेंगे कि आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कितनी साउंड है, आप लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल कितने साउंड है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल साउंड नहीं है तो यहां पर इनका इंटरेस्ट कैसे रीपे किया जाएगा, यहां पर इनका जो हमने अमाउंट बोरो करके रखा है वो कैसे रीपे किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लेंडर जो है वो ये चेक करने के लिए कि हमने जो अमाउंट इनको उधार दे के रखा है उस पे मुझे इंटरेस्ट टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने जो अमाउंट कंपनी को उधार दे के रखा है उसका अमाउंट मुझे ये लोग टाइम पे रीपे करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज ये पता कैसे लगाएंगे सर, ये उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टर। तो सर फिर शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है, शेयर होल्डर्स ऑलरेडी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अभी आपके बिजनेस में पैसा लगाया नहीं लेकिन ये आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। अब आप खुद ही सोच के देखो, क्या बिना किसी भी कंपनी के बारे में जाने आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप कैसे डिसीजन लेंगे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, सर हम डिसीजंस लेंगे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके। तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये करंट की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे और ये देखेंगे कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर कंपनी की क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि ये कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेगी, ये कंपनी आगे जाके इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो ये इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इस इन्वेस्टर को पता कैसे चलेगा कि कंपनी की करंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और आगे जाके इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होने वाली है। तो कैसे पता लगाएगा, ये जाएगा आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएगा, उनका क्या करेगा एनालिसिस, और वहां से डिसाइड करेगा कि मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट क्या है सर, लेबर यूनियंस। भाई इन्हीं से तो हमारा धंधा चल रहा होता है, हम लेबर यूनियंस भी बोल सकते हैं इनको, या फिर यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉयज़ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा हम लोग और किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं सर एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, तो जो आपके लेबर्स और आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं यही आपको पैसा कमा कर दे रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं पता है, ये देखते हैं कि कंपनी तो दनादन पैसा कमा रही है लेकिन जो पैसा हम उनको कमा कर दे रहे हैं वो उसको हमारे साथ शेयर कर रही है कि नहीं। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयज़ और लेबर यूनियन आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इनकी जो वेज रेट पॉलिसी होती है, मतलब इनको कितना सैलरी दिया जाएगा, सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अगर कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म करते चले जा रही है और स्टिल मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज होती जा रही है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होते जा रही है, लेकिन ये जो चीज हमारे साथ फेवरेबल हो रही है हम इनका कुछ भी लेबर्स और एम्प्लॉयज के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। भाई आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इन्हीं से बढ़ती है, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इन्हीं से इंप्रूव होता है। ये जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपका कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस उतना इंक्रीज होते चले जाएगा। तो ये जो लेबर यूनियंस और एम्प्लॉयज होते हैं वो ये चेक करते हैं कि हमारी जो वेज रेट पॉलिसी है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे, तो ये जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएंगे कंपनी के, उनका करेंगे एनालिसिस और देखेंगे कि जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है उस हिसाब से इनके वेज रेट इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक पार्टी और है रिसर्चर्स।
ये आपकी कंपनी में इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि ये आपकी कंपनी का रिसर्च करके दूसरों को एडवाइस देते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स आपको परचेज करने चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके अंदर, मैं आपको बता दूं बच्चों, आप कभी भी ना कोई बिजनेस चैनल ट्यून करके देखिएगा, जस्ट लाइक जी बिजनेस, CNBC आवाज, ब्लूमबर्ग, ये सब हमारे बिजनेस चैनल्स होते हैं। आपने देखा होगा वहां पे एक से एक एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं और कंपनीज के रिगार्डिंग कंटिन्यूसली कॉमेंट्री करते रहते हैं। इस कंपनी का आगे जाके फ्यूचर ऐसा होगा, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो जाएगी, इनका PBIT ऐसा हो जाएगा, ये सारी चीज़ों पे ये लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये सारा का सारा कमेंट्री के लिए ये मटेरियल लाते हैं कहाँ से? ये जाते हैं उस कंपनी का क्या उठाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका करते हैं एनालिसिस और उस एनालिसिस के बेसिस पे अपने पर्सनल एडवाइस वो लाइव चैनल पे बैठ के दे रहे होते हैं और उस कंपनी के रिगार्डिंग कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो ये वो सारी की सारी पार्टीज हैं जो कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में इंटरेस्टेड होती हैं। तो बहुत प्यारे तरीके से आपके सिलेबस को बनाया गया है बच्चों। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले इन्हें आपको बताया कि भाई कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 1 में कवर करे। उसी में ही आपको बताते हैं कि कैसे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ अब आपको बताने वाले हैं कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में कौन कौन सी पार्टीज जो होती हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इसके बाद यह है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारे के सारे लोग, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, चाहे आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, क्रेडिटर्स हो, लैंडर्स हो, रिसर्चर्स हो, एम्प्लॉयज हो, ट्रेड यूनियंस हो, ये सब क्या जानना चाहते हैं आपकी कंपनी के बारे में? ये सब क्या जानना चाहते हैं आपकी कंपनी के बारे में? तो सबसे पहले ये चेक करते हैं आपकी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी। ये आपकी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को एसेस करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से हम क्या करेंगे, हम कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को एनालिसिस करेंगे कि कंपनी कैसा अर्न कर रही है। क्योंकि आपको भी पता है कि बिना प्रॉफिट के कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो ज़रूरी है, इन द सिमिलर मैनर कंपनी के अंदर प्रॉफिट का फ्लो ज़रूरी है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से हम किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है वो एसेस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जरा हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता क्या है? सर सॉल्वेंसी का मतलब होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है ये। सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू रीपे यूर डेट। ability to repay your debt. If you are able to repay your debt, what do you mean by debt? Debt मतलब उधार। If you are able to repay your debt, it means you are solvent. And if you are not able to repay your debt, it means you are insolvent. मोहिल चौकसी, ठीक है, विजय माल्या, दे ऑल आर इंसॉल्वेंट। इनने हमारी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलियंस ऑफ रुपीस का डेट लिया और रीपे नहीं किया और भाग गए। ठीक है, तो उस कंपनी के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने पता लगा लिया होगा उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के कि इनकी जो कंपनीज़ हैं, जस्ट लाइक किंगफिशर हो गया, ठीक है, तो इनकी जो कंपनीज़ है उसमें हम चेक कर लेंगे कि इनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के, मैं आपसे पर्सनली कह रहा हूं, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के उसका एनालिसिस करके ये जज कर सकते हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल साउंड है कि नहीं और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल साउंड है कि नहीं। तो ये सारे एडवांटेजेस हमको मिलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने से। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास कि ये ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी कंपनी की फोरकास्टिंग और बजटिंग करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। आप एक काम करिए, आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करते चली जा रही है, ग्रोथ ही करते चली जा रही है। कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ ही करते चली जा रही है। जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बताता हूं कि मैं एक पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर हूं, जस्ट लाइक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, दोनों में से कोई भी कंपनी ले लो, और मेरे जो सेल्स फिगर हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होते चले जा रहे हैं, मेरे जो सेल्स फिगर है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं। अब मेरी जो फैक्ट्री है ना, उसकी एक कैपेसिटी है
कि मैं उसमें मैक्सिमम 500 व्हीकल्स ही बना सकता हूं मैक्सिमम, लेकिन आगे जाके हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज होकर 500 की जगह 600 पे पहुंचने वाली है। ये सब चीज़ें मुझे कहाँ से समझ में आ रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे दिख रहा है कि हमारे जो सेल्स फिगर्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते चले जा रहे हैं। सर हमारे सेल्स फिगर कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं। तो इससे हमें जो है एक आइडिया लग जाता है कि आगे जाके अभी हमें और रिसोर्सेज की जरूरत है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके ये आइडिया लगा रहे हैं कि कंपनी कैसे है, कंपनी ग्रोथ स्टेज में है, कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करते चले जा रही है, तो आगे जाके हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है बढ़ेगी। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे और रिसोर्सेज की जरूरत होंगे, तो वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, इसी को तो फोरकास्टिंग एंड बजटिंग बोला जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बेसिस पे ही हम लोग जो है अपनी कंपनी में फोरकास्टिंग और बजटिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कंपैरेटिव स्टडी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ही कंपनी का परफॉर्मेंस अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस से चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो पिछले कई सालों से मेरा इस साल परफॉर्मेंस कैसे रहा है, ये चीज़ मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से पता चल जाता है। इसके अलावा मेरी कंपनी मुझसे मिलती जुलती कंपनी के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये हम दोनों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आमने सामने रख के उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज हमें और मिलता है कि हम यहाँ पर इनका कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम देख पा रहे हैं कि मैनेजरल एफिशिएंसी जो है आपकी, उसको भी जज किया जा सकता है। तो आप इसको दोनों तरीके से पढ़ लो। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ये जितनी भी पार्टीज मैंने आपको बताई थी, ये इसके अंदर देखते क्या है, ये यही चेक करते हैं किसी भी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, इनकी फोरकास्टिंग और बजटिंग कैसी होगी, कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प मिलेगी और मैनेजरल एफिशिएंसी में को एसेस करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो ये सारी पार्टीज बेसिकली इन बैकग्राउंड्स पे जो है इनका एनालिसिस करती है। तो यहां पर अब हमारे पास टूल्स आ जाते हैं। तो टूल्स का मतलब यहां पर यह है कि कौन कौन से आपके पास तरीके हैं जिन तरीके से आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास होते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इसके अलावा हमारे पास है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस भी हम चेक करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस, जो कि आगे जाके आपका एक चैप्टर बनने वाला है। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक और टूल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब ये वो ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर लिया जाता है, एनालिसिस कर लिया जाता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजों में से कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हमें आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। ये हमारे लिए चैप्टर्स बनने वाले हैं। वैसे मैंने सिलेबस ओवरव्यू में भी आप लोगों को बताया था कि सीबीएसई का जो ऑफिशियल कैरिकुलम है उसके अंदर इसको नहीं रखा गया है, लेकिन जो सैंपल पेपर इन्हें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रिलीज कर दिए उसके अंदर ये हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। ट्रेंड एनालिसिस की अगर हम बात करें, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये भी हमारे आगे जाके क्या बनने वाले हैं, चैप्टर्स बनने वाले हैं। तो इनको बच्चों बहुत डिटेल में हम लोग वहां पर कवर कर लेंगे। तो आप बस याद रखिएगा कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, हम ट्रेंड एनालिसिस की मदद से इनका जो है परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस की मदद से कर सकते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर भी हम लोग यहां पर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस या फिर उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो अगला चैप्टर बच्चों जो हमारा है वो रेशियो एनालिसिस ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत बड़े चैप्टर्स में से एक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें इसमें करने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल एनालिसिस, इसके पास अगला है हमारे पास इंटरनल एनालिसिस। चलो पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों एक्सटर्नल एनालिसिस की, समझने की कोशिश करिएगा। मेरे जैसा एक आम इंसान कंपनी के अंदर की न्यूज़ तो नहीं निकाल सकता। मेरे जैसे एक आम इंसान, मैं एक पोटेंशियल इन्वेस्टर हूं, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूं और उसके लिए मैं उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहता हूं। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कंपनी अवेलेबल कराएगी मेरे लिए, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही मैं एनालिसिस कर सकता हूं। तो मैं कहलाऊंगा एक्सटर्नल एनालिस्ट। मतलब एक तरीके से ये जो एनालिसिस किया जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल एनालिसिस, क्योंकि हम कंपनी के द्वारा अवेलेबल कराई गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, अंदर की न्यूज़ हमको नहीं पता है। अब ऑन द अदर हैंड जो कंपनी का मैनेजमेंट है, अब उसको तो अंदर की सारी खबरें होती हैं। अब ये जब एनालिसिस करेगा तो इसको बोला जाएगा इंटरनल एनालिसिस। तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी ने सबके लिए अवेलेबल कराई है, उस पर एनालिसिस किया जाता है तो उसे एक्सटर्नल एनालिसिस बोला जाता है। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अंदर के लोगों तक सीमित रहती है, उस पर अगर एनालिसिस किया जाता है तो उसे इंटरनल एनालिसिस बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और इसके अलावा वर्टिकल एनालिसिस भी
होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस कुछ नहीं है बच्चों, मैं आपको बताऊं। अगर हम बात करें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है कि 2022 में हमारे जो नॉन करंट एसेट्स थे वो थे पहले के कितने के 1 लाख रुपीज़ के, और 2023 में अब हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो कितने के हो चुके हैं 1,20,000 के। तो आप देखेंगे एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है यहाँ पे हमारे पास कितने का 20,000 का, और परसेंट वाइज में देखूँ तो ये कितने से इंक्रीज हो रहे हैं 20% से। तो आप देखिए आप एनालिसिस करने का तरीका क्या था, इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और यही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कुछ नहीं है बच्चों, इन्हीं को बोला जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। पीछे मैंने आपको टूल पढ़ाया था ना, इन्हीं को बोला जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आरिवासन में। तो इस तरीके से इसमें किया जाता है। अब अगर हम लोग वर्टिकल एनालिसिस की बात करें तो एक कोई कॉमन फिगर ले लिया जाता है, यहाँ पर एक कोई कॉमन फिगर ले लिया जाता है जो कि आपका सेल्स भी हो सकता है और बैलेंस शीट का टोटल भी हो सकता है। उस सेल्स से ही हम अपने सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनका क्या करते चले जाएंगे, कंपैरिजन करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनालिसिस किस मैनर में हो रहा है, वर्टिकल वे में, इसलिए इसको बोला जाता है वर्टिकल एनालिसिस। और कुछ नहीं है ये होते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, जो कि इसके पहले मैंने आपको टूल्स के फॉर्म में बताए थे। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से कर सकते हैं। और फाइनली अब हम आ चुके हैं सिक्के के दूसरे पहलू पे। बहुत अच्छी बातें करी हमने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ये एडवांटेज हमको मिलते हैं। इस तरीके से हम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर उसका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इस एनालिसिस में कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, वो भी हम लोग ज़रा एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए सबसे पहले होता है अनरिलायबल रिजल्ट्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपने जो एनालिसिस किया है, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया है, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही गलत बने हुए हैं तो उसका एनालिसिस भी गलत ही निकल कर आएगा। तो अगर इन केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आ गई है तो आपके जो एनालिसिस निकल कर आएगा वो भी गलत ही निकल कर आएगा। अगला हम देखते हैं इसका जो ड्रॉबैक है या फिर इसकी जो लिमिटेशंस है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। किसी भी कंपनी के सक्सेस और फेलियर जो होता है वो उसके एम्प्लॉय, उसका जो मैन पावर होता है ना, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे अकाउंटेंसी के साथ प्रॉब्लम है, हमेशा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे मॉनेटरी टर्म्स में किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ की क्वांटिटी रिकॉर्ड कर दी जाएगी। लेकिन जब बात क्वालिटी की आती है तो मैन पावर जो है किसी भी कंपनी का, वो ही सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी बात नहीं की जाती है। मतलब आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने जाएंगे तो उसके एम्प्लॉयज़ कितने एफिशिएंट है, ये चीज़ आप उससे जज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक ड्रॉबैक हो गया हमारे पास। इसके अलावा हम देखेंगे बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब यहां पर क्या है कि आपके जो एनालिसिस करते हैं आप जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें अगर इंफॉर्मेशन में किसी तरीके की कोई कमी रखी गई है तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कैसे निकल कर आएंगे, इनकम्प्लीट ही निकल कर आएंगे। और अगर हम आगे देखें तो रिजल्ट्स आर नॉट सर्टिफाइड। देखो इसको समझाता हूं मैं आपको, रिजल्ट्स आर नॉट सर्टिफाइड कैसे समझ सकते हैं हम लोग। दो कंपनी है, एक है XYZ और एक है ABC, और दोनों का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट है वो इस बार का है 10% का, और इसका जो प्रॉफिट है वो इस बार का है 12% का। तो आप देखेंगे कि आप इन दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे कंपेयर कर रहे हैं, वो है प्रॉफिटेबिलिटी, कि इस बार भैया इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 10% का आ रहा है, इसका जो नेट प्रॉफिट है 12% का आ रहा है। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ABC इज बेटर देन XYZ, ABC इज परफॉर्मिंग बेटर देन XYZ। लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ इनको परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेशन किया इनका, ना कौन सा रेशियो निकाल रहा हूँ मैं, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, आपने ये चेक किया कि XYZ का बैकग्राउंड क्या है और ABC का बैकग्राउंड क्या है? पता चला कि जो XYZ है उसका नेट वर्थ जो है वो करोड़ों रुपए का है, अरबों रुपए का है, और जो ABC लिमिटेड उसका नेट वर्थ जो है वो 10 लाख रुपए का है। तो इन दोनों का आपस में कैसे कंपैरिजन हो सकता है जब दोनों के नेटवर्थ में, दोनों के ऑपरेशन के स्केल में ही जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन तो भी हमने इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कॉमन जो है प्लेटफॉर्म यूज कर लिया, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो यहां पे आप बोल रहे हो अरे वाह ABC इज गुड, अरे लेकिन ये भी तो कंपेयर करो कि ABC XYZ के सामने स्टैंड कहां करती है।
तो इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिनको रेशियोज में ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ कैलकुलेशन कर लो उसी पे ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा है वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब आप देखो, किसी साल आप जो है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगा रहे हो डेप्रिसिएशन की, किसी साल आप जो है वो WDV लगा रहे हो मेथड, किस चीज़ की, डेप्रिसिएशन की। तो अलग अलग मेथड लगाने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की भी अलग अलग मेथड्स होती हैं, लीफो, हीफो, फीफो, और इन सब से हमारे जो वैल्यूएशन होता है इन्वेंट्री का वो हमेशा अलग अलग निकल कर आता है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो जब अगर हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव के साथ प्रैक्टिसेस करेंगे तो फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। कंपैरिजन के लिए यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि एक साल मैंने लगाया FIM डेप्रिसिएशन, एक साल लगाया मैंने WDV, मैंने अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज कर दिया। तो इससे हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे फर्क पड़ता है और फिर वहां पर जो एनालिसिस होता है वो आपको करेक्ट रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो अगर अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज किए जाते हैं तो फिर वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस उतना हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस। ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है बच्चों। देखो मैं आपको बताऊं ये क्या है इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस। इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब ये है कि अकाउंटेंसी के साथ एक प्रॉब्लम है। इनके लिए ना जो आज के 100 रुपए हैं और जो कल के 100 रुपए हैं वो बराबर ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है बच्चों। आज का 100 रुपए और कल का 100 रुपए कभी बराबर नहीं होता है। हमारे प्राइस लेवल में कंटिन्यूसली क्या आते चले जाते हैं, चेंजेस आते चले जाते हैं। समझने की कोशिश करना, आज से 10 साल पहले हम लोगों ने 10,000 रुपीज का कोई एसेट लिया होगा तो उसको हमने कैसे रिकॉर्ड किया होगा सर, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन पे। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो एसेट 10 साल पहले 10,000 में आया था, क्या वो एसेट आज 10,000 में आएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा सर, वो तो कई टाइम्स महंगा हो चुका होगा। लेकिन इनके लिए 10,000 अभी भी 10,000 ही है। ऑल दो 10,000 की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो यहाँ एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये प्राइस लेवल चेंजेस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ बच्चों इस चैप्टर में लगभग हमने सारी चीज़ें जो हैं कवर कर ली हैं। और अब अगला चैप्टर हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग एक और टूल डिस्कस करेंगे। और कौन सा है वो हमारा टूल, अकाउंटिंग रेशियोज। बहुत ही बड़े चैप्टर्स में से एक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, बहुत कुछ हमें सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डील करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर में। इस चैप्टर में इतना ही। हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। जय हिंद।